हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 4 लेके आए हैं। इसका जो पढ़ना इसमें डिस्कवरी ऑफ द सेल। इसके पहले जो आपने पढ़ा था किसके बारे में, डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, है ना, शुगर फास्फोड बैकबोन के बारे में पढ़ा था। और दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है ये भी देखा था आपने। तो आज हम उसी से आगे ले चलते हैं। पहले एनसीईआरटी को दिखाते हैं आपको हम, एनसीईआरटी में क्या क्या लाइन है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखे, ये जो द डीएनए वाला टॉपिक था इसको आपने देखा था यहाँ वाला। फिर आपने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में देखा था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए ना, एक एक न्यूक्लियोटाइड कितने कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तो जो चीज़ें मैंने अभी पिछले पार्ट में बताया था वो सब यहीं लिखा है कि एक न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, तो तीन चीज़ों से बने होते हैं। वो कौन कौन से, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, और किससे बनते हैं, फास्फेट ग्रुप से बनते हैं। तो इन सब का स्ट्रक्चर बताया, सब कुछ बताया। तो बुक में वही लिखा हुआ है फास्फोडाइस्टर लिंकेज किधर बनते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे बनते हैं। ये देखिए, इसका 3 है, इसका 5 है, इनके बीच में क्या बनता है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज। फिर आगे बताया गया क्या बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर और फास्फेट की बैकबोन बनी होती है। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसको पढ़ने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ द डीएनए। इसकी डिस्कवरी कैसी हुई थी इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखें, अब डिस्कवरी ऑफ द डीएनए अगर इनकी बात करें, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेडरिक मीचर, एक 1869 में, लगभग किस समय की बात हो रही है, आपको याद होगा पिछला चैप्टर जो मेंडल का था। मेंडल ने अपनी बुक पब्लिश की थी 1865 में, लेकिन और डिस्कवर नहीं हुआ था उस समय, रीडिस्कवरी हुई थी इनकी। तो मेंडल बात किए थे फैक्टर की, थोड़ा समय लेंगे, ज़्यादा नहीं। फैक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर को ट्रांसफ़र करता है, लेकिन इसका कोई फिजिकल प्रूफ मेंडल के पास नहीं था। जो कि आज जीन के नाम से जाना जाता है, उसे ही फैक्टर बोलते थे मेंडल। उसी समय एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम, लगभग 4 साल बाद, तो लगभग वही समय था। कौन थे, फ्रेडरिक मेचर ने किसके अंदर देखा था, न्यूक्लियस के अंदर एक कौन सा मटेरियल, ये याद रखिएगा, एसिडिक मटेरियल देखा था। उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था, न्यूक्लियन। इस स्ट्रक्चर का खोज नहीं हो पाई थी उस समय, बस एसिडिक इन नेचर का है, न्यूक्लियन नाम दे दिए थे। और ये इतना इंटैक्ट फॉर्म था, इसको आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। फिर वही चीज़ कौन, वाटसन और क्रिक ने कब इसका डिस्कवरी किया था, 1953 में। सोचिए, लगभग 109, मतलब लगभग बता रहा हूँ मैं, इतने साल हो गए कि जिसको उन्होंने 1869 में बता दिया कि भैया कि कोई एसिडिक इन नेचर का मटेरियल है जिसको न्यूक्लियन नाम रखा। फिर उसको इतने साल लग गए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने में। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, ये साइंटिस्ट हैं। चैप्टर के शुरू होने से पहले, जब जेनेटिक्स चैप्टर शुरू होगा उसके पहले साइंटिस्ट हैं, हंसते हुए दो साइंटिस्ट। कौन कौन से, वाटसन एंड क्रिक। 1953 में यही लोग थे जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिए थे। यही नहीं, ये लोगों ने और क्या किया था, मतलब से कि 1953 एक ऐसा ईयर है जिसमें कई चीज़ हुई है। एनसीईआरटी नीट के हिसाब से 1953 में जब सेल पढ़ेंगे, सेल में राइबोसोम की खोज करने वाले कौन थे, पेलाडे। इन्होंने भी राइबोसोम की डिस्कवरी कब की थी, 1953 में। जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, इवोल्यूशन, उसमें भी आएंगे कौन सा, केमिकल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले कौन थे, उन्होंने ये किया था, यूरे एंड मिलर। वो भी अपना एक्सपेरिमेंट कब किए 1953 में किए थे। जो वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, वो किसके बेस पर दिया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन। मतलब एक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का एक्सरे की एक डिफ्रैक्शन किया था। उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिला था, कुछ एक्स शेप का स्ट्रक्चर मिला था, और उसको देखने के आधार पे वाटसन और क्रिक ने डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये पूछता है, नीट का सवाल है, कौन सा,
एक्सरे डिफ्रैक्शन देने वाले साइंटिस्ट दो थे, कौन कौन से? मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। ये दो साइंटिस्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरे डिफ्रैक्शन देने वाले कौन थे? मॉरिस विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन थे। ठीक। जब डीएनए के डबल हेलिकल की बात होती है उस समय हम किसकी बात करते हैं? चारगाफ रूल भी आ गया, बेस पेयरिंग का। बेस पेयरिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब जब दो डबल हेलिकल आपस में होंगे तो ये बेस पेयर होंगे इसमें, और हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, बेस पेयर होंगे, उसमें रेशियो कांस्टेंट होंगे किसके? ATGC के, क्योंकि ए से हमेशा टी जुड़ता है और सी से हमेशा जी जुड़ता है। आप देख लीजिए, ए क्या है? प्यूरिन है, और जी क्या है? प्यूरिन। ये हमेशा किससे जुड़ रहे हैं? पेरीमिडिन से। तो एक पूछता है चारगाफ रूल जो डीएनए के लिए लागू होता है, ये बताते हैं कि जितना प्यूरिन होगा उतने क्या होंगे? पेरीमिडिन होंगे। तो A+G/T+C=1, मतलब जितना ए होंगे उतना ए होंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखें। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो कौन सी है कि बेस पेयरिंग किस में प्रेजेंट होती है? आप बताइए, डीएनए या टीआरएनए या बोथ? तो डीएनए तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें तो बेस पेयरिंग होगा, लेकिन अगर टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा बनता है। ये टीआरएनए को आप बेहतर समझेंगे जब क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तब समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी बेस पेयरिंग होती है, तो टीआरएनए में भी बेस पेयरिंग होगा। तो ऑप्शन कौन सी आ जाएगी इसकी? सी आ जाएगी। दूसरा देखें, चारगाफ रूल वैलिड किसके लिए है? ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। ये वैलिड केवल डीएनए के लिए होता है, केवल डीएनए के लिए, वो भी कैसा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए होता है, दोनों के लिए नहीं होगा। आई बात समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या क्या सवाल बनने की संभावना है, ध्यान रखिए। एक न्यूक्लियन नाम किसने दिए? मिसर ने दिए। कब दिए? 1869 में। एक्सरे डिफ्रैक्शन देने वाले साइंटिस्ट मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। चारगाफ रूल पे कुछ सवाल बनेंगे, न्यूमेरिकल बेस। A=20% तो C बराबर कितना आ जाएगा? जितना C होगा, जितना A होगा उतना T होगा। T भी 20 हो गया। टोटल में से 40 घटा दो 60 बचेगा। 60 दो के लिए है, G के लिए भी और C के लिए भी। तो C बराबर कितना होगा? 30। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल बेस A=T और G बराबर C, याद रखिएगा इसको। तो जितना A होगा उतना T होगा। अब पूरे में से घटा देंगे तो इनका बचेगा, इनको हाफ कर दीजिए, बच जाएगा कौन सा? आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल बेस। एनसीईआरटी का पहला दूसरा सवाल करके देखो। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जहाँ पे कमी लगे उसको मुझे बताइए किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपको ज़्यादा याद होगा ये भी बताइएगा। जिस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो उसको बताइए, उसको सरल तरीके से लिख करके हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक देखें, ये कौन सा है? वाटसन और क्रिक डबल हेलिकल मॉडल कब दिए थे? 1953 में दिए थे। इसका की पॉइंट क्या है? बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? अगर एक का पता चल जाए तो उसके सामने सेम टू सेम, अगर इधर ATGC लिखा हुआ है, ए के सामने T होगा, T के सामने A होगा और G के सामने C होगा, इसका पता कर सकते हैं। इसके 2 एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से? अगर वन स्ट्रैंड नोन है तो दूसरा क्या कर देंगे? प्रेडिक्शन कर देंगे। अगर पेरेंट डीएनए को ओपन करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड किसकी तरह काम करेंगे? टेम्पलेट की तरह। बताते हैं टेम्पलेट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि ये जो डीएनए है इनमें से एक स्ट्रैंड को हम क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए? पेरेंट्स की तरह काम करेंगे। इनको हम लगा देते हैं, ये पेरेंट्स की तरह हो गए, इनको अलग कर दिए। अलग करने के बाद देखिए इनमें, देखिए येलो वाले क्या थे? अलग थे, अब ये अलग हो गए। ये नया जो बना है ये अलग है। ठीक है ना। एक जब पुराने वाले कौन कौन से हैं? ये दोनों पेरेंट्स वाले स्ट्रैंड हैं, पेरेंट है ना। तो इसके साथ ये जो नए लगेंगे, ये नए वाले क्या होंगे? सिंथेसिस हो जाएंगे इसके समान, मतलब एक स्ट्रैंड था उसके पैरेलली आके लग गए। तो पहले वाला क्या था? ये पेरेंट था, पहले वाला पेरेंट था, मतलब टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। यहाँ से निकाला तो वो पेरेंट की तरह काम कर रहा था। और दूसरा वाला जो बना है न्यू सिंथेसिस,
इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल डॉटर डीएनए। ये भी आइडेंटिकल है, मतलब एक पेरेंट हैं उनको देख करके एक सामने वाला जुड़ता गया। कहने का मतलब है कि पहले एक पता था, तो पता रहेगा, तो मान लीजिए ऐसा सीक्वेंस था, ए पता है कि ए के सामने क्या लगने वाला है, टी, और टी के सामने क्या आने वाला है, ए, और सी के सामने क्या आने वाला है, जी, जी के सामने क्या आने वाला है, सी। यही है बस। अगर ये पता है तो आपको एक लंबी सी चेन दी जाए तो आप उसका बता सकते हैं कि आगे क्या लिखाएगा। एक दे दिया गया है, कोई भी स्ट्रैंड है, तो आप इसको बता सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप बाबा बन गए, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज़ हुआ ना कि टेम्पलेट दे दिया जाए तो आप आइडेंटिकल डॉटर डीएनए बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं सर। आया समझ में? ठीक है, फिर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कौन सा, डीएनए रेप्लिकेशन कैन बी प्रिडिक्टेड बिकॉज बेस पेयरिंग या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कुछ सैलिएंट फीचर हैं, स्पेसिफिक फीचर है किसके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के। डीएनए इज मेडअप ऑफ 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। किससे बनी होती है, एक चेन ए दूसरी ए। तो इसका बैकबोन किससे बनता है, पहले चर्चा हो चुकी है, शुगर और फास्फेट की, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोनों चेन कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। अगर एक 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 है, एक ऐसे दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल। और नाइट्रोजनस बेस फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म बेस पेयरिंग सच एज ए विथ टी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी सी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दोनों चेन जो होती है, क्वाइल होती है, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड। ये जो हम डीएनए पढ़ रहे हैं, ये कैसा डीएनए है, बी डीएनए। होते 3 हैं, ए भी होता है, बी तो पढ़ ही रहे हैं, और जेड भी होता है, लेकिन हमें पढ़ना कौन सा है, बी डीएनए। ये कौन से हैंड टू राइट, मतलब जो क्वाइलिंग होगी इनकी राइट हैंडेड क्वाइलिंग होगी, इस मैनर में होगी। और पिच मतलब इनका एक गोलाई देखिए ऐसे, यहाँ शुरू हुआ, जहाँ पे एक टच हुआ है 2, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पिच होगी। उस पिच की लंबाई कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉन में लिखना हो तो कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि 10 गुना बड़ा होता है नैनोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक टोटल बेस पेयर के नंबर कितने होंगे, 10। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, मतलब 2 बेस पेयर 10 हैं, तो 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.34 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉन बोले तो 3.4 एंगस्ट्रॉन। थोड़ा कभी कभी यूनिट में कन्फर्म यूनिट चेंज कर देता है और डेटा चेंज कर देता है, और हम रट्टा मार के बैठे होते हैं, कभी कभी इसमें दिक्कत आ जाती है, तो इनको भी ध्यान देना है। तो प्लेन ऑफ द बेस पेयर, प्लेन ऑफ द बेस पेयर मतलब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर पैरेलली, मतलब जितनी डिस्टेंस एक के बीच में है, फिर उसकी उतनी डिस्टेंस आगे की, उतनी डिस्टेंस आगे की होगी, ठीक है। और इसमें इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ये सब कंट्रीब्यूट किसको करते हैं, स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये रहा किसका, डिस्कवरी ऑफ द डीएनए। याद रखेंगे, मिसर्ग से लेकर के 1869 और वाटसन और क्रिक 1953 में। फिर और कौन सा देखेंगे, 4 गाफ रूल, और 2 साइंटिस्ट और थे, कौन कौन से, रोजरलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस। जब भी इस टॉपिक को याद रखें, इतने साइंटिस्ट याद रखें, ये यहाँ से ज़रूर आता है। इस डीएनए किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, ये भी बहुत पूछता है। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा को प्रपोज करने वाले कौन थे, बताने वाले कौन थे, यही थे, क्रिक साहब थे, वाटसन नहीं थे, बस क्रिक थे। ये बोलते थे कि फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन लिविंग सेल। ये किसका मतलब है, सेंट्रल डोगमा का। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में छुपा हुआ है वो फ्लो हो, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। जैसे डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए का बनना, एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन इसके पास था, किसके पास, डीएनए के पास, वो अब किसके पास आ गई, प्रोटीन के पास।
जैसे डीएनए होता है ना डबल स्टैंडर्ड, डीएनए से क्या बना आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर ही हैं समझिए, तो इनकी चर्चा एक एक हम करेंगे। अभी सेंट्रल डोगमा समझिए, सेंट्रल डोगमा को बताने वाले कौन थे? ये फ्रांसिस क्रिक थे। इन्होंने जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, इनको अंदाज़ा लग गया कि इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इन्होंने इसको तुरंत बताया सेंट्रल डोगमा कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन लिविंग सेल, उसे इनको क्या बोले? सेंट्रल डोगमा बोल दिए। कौन बोले? क्रिक बोले। फिर आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।